ब्रेक के बाद खुशामदीद। डैम बनाना है, हमें मुल्क को बचाना है। हिलाली साहब, अहम बात यह कि हम दिया मीर भाषा डैम के लिए तो आज डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन एक जो डैम बड़े अरसे से मतनाज़ बना हुआ है, आप भी जानते हैं, कालाबाग डैम, ये 2 डैम तो हम डोनेशन बना के इकट्ठा करके बना लेंगे, लेकिन इसके लिए तो हमें सिर्फ एक पूरी आवाम में, सियासी जमातों में, सूबाई सतह पर एक शाऊर, अवेयरनेस क्रिएट करने की, पैदा करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जब KPK में PTI की हुकूमत है, और KPK आपको पता है ये भी इसमें तनाज़े का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये सूबा भी, तो आपको नहीं लगता कि इसको भी साथ साथ हमें इस मसले को भी सुलझाना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है शादिया। मैं सिर्फ इसके बारे में ये कहूँगा कि कालाबाग डैम, जो सब कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और हम भी, कि सबसे बेहतरीन जगह है, एक डैम बनना चाहिए और सबसे ज़रूरी डैम है, मगर वो क्यों नहीं बन रहा है? वो इसलिए नहीं बन रहा है कि कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो होता है वो नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये एक वक्त है जब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी इमरान की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इमरान की है, तो क्या बात है भाई? तो लोग कहते हैं कि नहीं, वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो कुछ और है और वो नहीं समझती कि उनको उनका हक मिले। और ये मानना पड़ेगा कि पहले से कुछ ऐसे एक्शंस हुए हैं जिनको नहीं होना था। मिसाल के तौर पे अगर लिखा गया है कि आप सिंध गवर्नमेंट से पूछ के कुछ चीज़ करेंगे, पानी रिलीज़ करेंगे या पानी रोकेंगे, और आपने अगर नहीं पूछा तो वो खिलाफ वर्जी है वो अग्रीमेंट का, और वो कॉन्फिडेंस उससे कम हो जाता है लोगों का। बिल्कुल सही बात है। मगर मुझे अब इतना ये डर नहीं है कि फ्रंटियर और फेडरल गवर्नमेंट में मुख्तलिफ हो, या फ्रंटियर के लोग सपोर्ट ना करें उनके गवर्नमेंट को, माने KPK गवर्नमेंट को, इसलिए कि इमरान को लोग ट्रस्ट करते हैं और उन्होंने उसको वोट दिया है और रिकॉर्ड नंबर में वोट दिया है। तो वो बात नहीं है। मुझे अब फिक्र आई है सिंध के बारे में। सिंध में ज़्यादा आप देखें, आज चीफ जस्टिस के होटल के बाहर कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, और वो डेमोन्स्ट्रेशंस क्या कह रहे थे? वो लोग जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वो कह रहे थे कि हम इंडस पे आपको और डैम्स बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। खैर, चीफ जस्टिस ने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग जो हैं मिनॉरिटी में हैं और ये और वो, मगर ये भी हमें समझना चाहिए कि एक फीलिंग है। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं सिंध का बाशिंदा हूँ और सिंध में ऐसा फीलिंग है कि अगर एक दफ़े उन्होंने खिलाफ वर्जी की एग्रीमेंट को, वो फिर भी कर सकते हैं। मगर असली बात ये है शाजिया, जो आपने पहले सवाल पूछा था कि भाई ये डैम रुक जाते हैं, गवर्नमेंट्स अगर चेंज होते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स आ देते हैं, तो उसका तो मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें करना चाहिए फ़ौरन, और वो ये है कि जब बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे होके ये डैम पे, बाशा पे काम शुरू हो जाए, इंशाल्लाह होगा, तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहिए जिसमें मैंडेटरी है कि जो आदमी इस आता है पावर में, वो हलफ उठाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो ओबे करेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होता है जो भी पार्टी आए कि ये डैम को कंप्लीट करें। दूसरी बात है जो पहले भी जिक्र हुआ है वाटर मैनेजमेंट के, तो मैं तो समझता हूँ अब ड्रिप इरिगेशन ये वो छोड़ो, अब तो हमारा इतना कम हो गया है कि वाटर रैशनिंग सोचना चाहिए। हर घर में एक मीटर लगेगा जिसमें इतना पता चलेगा कि भाई पानी आप अपने एक हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कि अगर कोई लोग कहते हैं अमीर हैं तो वो गाड़ी धो देते हैं, स्विमिंग पूल्स रखते हैं, दिस मस्ट ऑल गो। ये नहीं हो सकता है। अगर फेयरली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। मगर अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपको बताऊं, एक और बड़ा दिलचस्प बात है, वो ये है शाजिया कि हमारा पावर जनरेशन जो है ये किधर से आता है? अब तो तेल से आता है और गैस से आता है। गैस ख़त्म हो रहा है, तेल महंगा है या अब महंगा हो जाएगा, और कुछ मुल्कों में तेल ख़त्म हो गया जाएगा। गैस हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, 20% रह गई है। तो ये इसका क्या सोल्यूशन है?
अब न्यूक्लियर पावर नहीं है, इसलिए फॉर 2 रीजन, एक वो थोड़ा सा खतरनाक है, और यूरोप में जर्मनी जो है अपने आप न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जर्मनी आस्ते आस्ते बंद कर रहा है। जापान भी जिन बड़ा फिक्रमंद है न्यूक्लियर पावर से, तो वो भी न्यूक्लियर पावर से चेंज कर रहे हैं। तो अब रह गया है विंड एंड सोलार। विंड एंड सोलार मुफ्त हैं। वे तो आपको तो सिर्फ मशीनरी का कॉस्ट है ना, विंड की कीमत नहीं है, विंड कॉरिडोर्स होते हैं, और सोलार धूप है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा कि ये मुफ्त जो हमें मिल रहा है नेचुरली थ्रू नेचर, वो हम इस्तेमाल करके डीसैलिनाइजेशन, जो समंदर का पानी है, जो डीसैलिनाइजेशन इतना महंगा है, वो फिर सस्ता हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मशीनरी बेहतर हो जाए और वो हमारे पास रॉ मटेरियल मुफ्त हो, तो कितना लगेगा भाई डीसैलिनाइजेशन करने के लिए। और एक ना एक दिन मैं समझता हूँ 20, 30, 40, 50 साल में हम पाइपलाइंस, पानी के पाइपलाइंस पाकिस्तान से निकल के सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, जिधर कोई समंदर है नहीं, विच आर लैंडलॉक कंट्रीज। तो बहुत सारे चीजें हैं जो हो सकते हैं, मगर दैट इज इन द फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। शॉर्ट टर्म बिल्कुल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, डैम्स बनाना फर्क। कालाबाग डैम की बात करें तो आपकी हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि आप, बड़ा अच्छा मौका है, फेडरल में भी बैठे हुए हैं, KPK में भी आप लोग बैठे हुए हैं, तो इस मसले को बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं आप इस तनाज़े को हल कराने में? देखिए, बेसिकली ये जो बात अभी हो रही थी ना सिंध के हवाले से, सिंध में यहाँ लाहौर में बैठ के या पंजाब में बैठ के आप इमेजिन नहीं कर सकती कि सेंसिटिविटी कितनी है। मुझे KPK में इतनी सेंसिटिविटी नज़र नहीं आई। मेरे कालाबाग डैम के हवाले से KPK में, मतलब ये नालायक आदमी है, क्या नाम है, असफंदियार वली, तो वो नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करता है। अदरवाइज वली हाँ कभी यही सूरत थी, काम उन्होंने कभी किया नहीं, कोई अच्छा काम, उनकी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान में बड़ी कम है। सो उन्होंने इसे एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की। अदरवाइज KPK में ओवरऑल अवामी तौर पर इशू नहीं है। सिंध में वाकई रेजिस्टेंस मौजूद है। सिंध में मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, अंदरून सिंध जो है, और जो मेरा मुलाजम है, जो फ़र्ज़ करें मेरा मुलाजम है, तो उसके सामने भी मुझे कालाबाग डैम की बात करते हुए हेजिटेशन। अच्छा, इतनी रेजिस्टेंस है वहाँ पे? इस हद तक मतलब यहाँ बैठ के हमारे सामने बैठे हैं, वो तो यहाँ बैठ के यहाँ बैठ के नहीं, मतलब कहने का मतलब वो बात कर रहे हैं ना, सपोर्ट है नहीं, सपोर्ट बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी ना सपोर्ट नहीं है, बेसिकली सपोर्ट नहीं है। सो बेसिकली सेंसिटिविटी ज़्यादा वहाँ पे है, नंबर 1। दूसरी जो बात है कि मैं समझता हूँ हमेशा दुनिया में ये काम होता है कि आप सॉफ्ट टारगेट को पहले अचीव करते हैं और हार्ड टारगेट को बाद में लेते हैं। जो कालाबाग डैम बनाने की फिलासफी थी वो ये थी कि कालाबाग डैम बनाना आसान था, एक नेचुरल जगह थी, मतलब वो सॉफ्ट टारगेट। लेकिन जब पॉलिटिकल इशू बना तो वो एक हार्ड टारगेट हो गया। अब आपके लिए जो डैम के हवाले से एक मोमेंटम बन रहा है, ये भी शुरू है, ये भी स्टार्ट है, पैसे आने का भी स्टार्ट है, और अवाम में इसकी जो सपोर्ट डेवलप हो रही है उसका भी स्टार्ट है। लोग आगे चल रहे हैं, जिस तरह फनकार चल रहे हैं, जिस तरह अदालत चल रही है, जिस तरह मीडिया चल रहा है, जिस तरह एंकर्स या इंटेलेक्चुअल तबका चल रहे हैं, एलीट चल रही है, इंटेलेक्चुअल एलीट चल रही है, इसका मोमेंटम बनना है आगे। इस मोमेंटम को मैं समझता जब बनता है तो उसके बाद कालाबाग डैम आपका ऐसे बनेगा, कोई इशू ही नहीं है। आप ये बना लें, भाषा बना लें, आप मोहम्मद बना लें, बाकी डैम बनाएं छोटे, तो डैम्स की एक जब सीरीज चलेगी तो उसमें कालाबाग डैम भी बनेगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कालाबाग पे एक कंसेंसस बिल्ड करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आप अगले 10 साल और ज़ाया कर दें। लिहाजा कालाबाग डैम इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, इज़ द बेस्ट ऑप्शन बट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। वो मुल्क की कास्ट पे या जो मुल्क की एक कनेक्टिविटी है, ये इत्तेहाद है, अलाइंस है, उसकी कास्ट पे उसे नहीं बनाया जा सकता। सो वो बनाने का टाइम आज नहीं है, आज इस तनाज़े को ना छेड़े, आप सॉफ्ट टारगेट को पहले अचीव करें और हार्ड टारगेट को उसके मतलब कि कहने का मतलब ये कि ये दिमाग में बात होनी चाहिए। डेफिनेटली देखें वो एक बना बनाया चीज़। मैंने कालाबाग डैम की जो साइट है उसको कश्ती में बैठ के पीछे, ठीक है। इमरान वसीम, लंदन भी हमारा जाना ज़रूरी है क्योंकि तकरीब वहाँ पर हो रही है, हमारी ट्रांसमिशन भी वहाँ पर लाइव देखी जा रही है। जो इमरान वसीम हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं। इमरान, जब ऐसी कोई तकरीब चल रही होती है ना फंड रेजिंग की, तो बड़ी एक क्यूरियोसिटी रहती है, दिल चाहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछे कितने पैसे इकट्ठे हो गए, कितना लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब मैं ये अब पूछने में इंटरेस्टेड हूँ कि कुछ रकम कितनी इकट्ठी हो सकी है अभी तक?
देखिए शादी अभी तकरीब का आगाज हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजर हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जितना इकट्ठा हुआ है बर्मिंघम से और मैनचेस्टर से, उससे ज्यादा जो है वो आज इस फंड रेजिंग की तकरीब में इकट्ठा किया जाएगा। बहरहाल यहाँ पर अब हमने जो पाकिस्तानी यहाँ पर पहुंचे हैं, 500 से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए यहाँ पे टेबल्स लगे हुए हैं और वो फंड रेजिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो दिया अमीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम में की तामीर के लिए अतियात देंगे। हमारे साथ यहाँ पर चंद ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनसे आप बात करेंगे उनके जज्बात क्या हैं पाकिस्तान में डैमों की तामीर के हवाले से। जो बात आपने की थी कि कितने फंड इकट्ठे क्यों हैं, तो जब चीफ साहब की तकरीर हो जाएगी उसके बाद फिर लोग अनाउंस करेंगे वो कितना जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम चौधरी दिलपजीर है। मैं यहाँ पे पीटीआई आजाद कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे आए हैं आज, और जज्बा क्या है आप लोगों का पाकिस्तान में डैम की तामीर के हवाले से? देखें जी, हम बहुत खुश हैं। यूके पीसीसीआई वालों को मुबारकबाद भी देते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम आगाज किया है। और आपने देखा है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज के पाकिस्तानी जो लोग हैं, उनके जज्बात या उनकी जो जिस तरह के उनकी मोहब्बत है वो आपने देख ली है कि जिस दिन का चीफ जस्टिस साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने डैम फंड के लिए ऐलान किया है। मैं यहाँ पे आप पे रुकूंगा शाहजे, यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का तराना जो है जी बजाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मुनासिब होगा कि हम यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ले लें। जी सही। रफाकत, आपकी तरफ आऊंगी। आप लोगों के कंट्रीब्यूट करने का, ज़ाहिर है आप भी मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ये भी तरीका हो सकता है आप लोगों ने इस पे काम भी शुरू किया हो कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर कॉन्सर्ट्स करें और उससे जो रकम इकट्ठी हो वो डोनेट करें, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जाकर कॉन्सर्ट करें, अपने प्रोग्राम्स करें और वो उससे इकट्ठी होने वाली रकम डोनेट करें। क्या ये भी प्लानिंग हुई है, ज़ेरे गौर है, या आप पहले से इसका काम शुरू कर चुके हैं? देखिए शादिया, ये इसको इंडिविजुअल तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी। इसमें आप अपने तौर पे कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है आपको स्टेट देगी। हमारी जो सकाफती इदारे हैं वो तो इतने खामोश बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉप बैक है कि एग्रीकल्चर के लोग कल्चर में हैं और कल्चर के लोग एग्रीकल्चर में हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है कि कुछ इस तरह के एनर्जेटिक और यंग लोग हों जो ये लाइन ऑफ एक्शन स्टेट के सामने रखें और वो फिर उसको किस तरह आप अपनी आर्ट को, अपने फ़न को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कव्वाली एक ऐसा फ़न है कि पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर गया है और कव्वाली के ज़रिए से जितने भी आपके जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो गाने बजाने वाले लोग हैं वो बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैडोना तो नुसरत अली खान साहब के साथ गाना चाहती थी। ये मैं इसी सब्जेक्ट के साथ चीज़ों को जोड़ के फिर बात कर रहा हूँ, कोई अलहदा बात नहीं हो रही। अगर लाइन ऑफ एक्शन स्टेट की तरफ मिले और स्टेट के दिल में फ़नकारों की वाकई कोई इज्जत और रिस्पेक्ट है और वो ये समझते हैं कि इनसे कोई काम लिया जा सकता है, अपने तौर पे हम कोई प्रोग्राम रख लेते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए हमें हमारे वज़ीर आज़म साहब इंटरेस्टेड हों। अब आप देखिए, जब भी कोई पूरी जो सिंगर बिरादरी है आप लोगों की, पूरी सिंगर कम्युनिटी है, उसको एक होना पड़ेगा। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब खिताब के लिए आ गया। रफाकत, आपको दोबारा आपसे मैं बात करती हूँ, सखावत से भी मैंने इसी टॉपिक पर दोबारा बात करनी है। ज़रा चीफ जस्टिस साहब तकरीब से खिताब करने लगे, वो सुनाना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त नाज़रीन को, वो सुनाते हैं। मेरे दूसरे लॉर्ड कुर्बान साहब, मोज़ेज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरे मीडिया के अजीम तर दोस्तों, मैं जब लाहौर से चला तो मुझे कतन ये यकीन नहीं था, बल्कि मेरे तसव्वुर में भी ये नहीं था कि इस तरह की पजीराई मिलेगी। जो मोहब्बत, जो प्यार आप लोगों ने हम पे निछावर किया है, बेमिसाल। पाकिस्तान का डायस्पोरा अपने वतन से बेइंतहा प्यार करता है।
ये हकीकत है, अगर आप एक काजी उसको ज़ात की बात पे यकीन करें, तो मैंने अपने ओवरसीज़ भाइयों के, बहनों के, पाकिस्तान के लिए दिल पसीजे हुए, धड़कते हुए देखे। कोई मुश्किल, कोई मुसीबत पाकिस्तान पे अगर आती है तो सबसे पहले जो कुर्बानी, सबसे पहले जो अखुवत, सबसे पहले जो यगानियत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुहैया फरमाते हैं, शायद हम अपने घर पे बैठे हुए उतनी तेज़ी और उतनी उजलत के साथ पाकिस्तान की मुश्किलात का अजाला करने के लिए उठ नहीं पाते। ज़लज़ला एक मिसाल, सैलाब दूसरी। पाकिस्तान में अगर ज़र मुबादला की परेशानियाँ, तब ओवरसीज़। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कन्फेस करना चाहता हूँ, इसे एडमिट करना चाहता हूँ कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की उन कुर्बानियों, उन मोहब्बतों का सिला उनको नहीं दे पा रहे। वो कदर, वो प्यार, शायद हम इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि जी इन्होंने तो करना ही करना है, मगर इस तरह मामला नहीं चलेगा जी। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा और इनकी जो मोहब्बत मुल्क के साथ है, अगर वो तकलीफ इनकी दूर ना की जाए तो फिर हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे। वो अपनी ड्यूटी, वो जो हमारी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स दीज लविंग पीपल, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग देयर टू। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए एक ह्यूमन राइट्स सेल में एक फर्दर सेल क्रिएट किया और वो काम कर रहा है, और बेशुमार लोगों को रिलीफ मिला है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि चंद रोज़ पहले एक ओवरसीज़ फैमिली, एक मैं खोली कचहरी वहाँ पे हफ्ते इतवार को सुबह से लेके कोई 9 बजे से लेके रात को 11 साढ़े 11 बजे तक वो बाकायदा पूरा दिन चलती है। वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा जी कि एक साहब हैं को मंशा बम, उन्होंने मेरे कमर्शियल प्रॉपर्टी पे और साथ एक प्लॉट था कब्जा कर ली। एक दिन में वो कब्जा वागुजार हुआ। वो मंशा साहब जिनके बारे में एसएसपी खुद तशरीफ लाए और उन्होंने आके कहा कि जी जब मैं उनको पूछने गया था कि आपने इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे किया हुआ है, तो कुछ जरा तुम तो तुर्श, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, तुम तो तुर्श हो गए थे। वही मंशा बम साहब अदालत के रहमो करम पे चीफ जस्टिस के कोर्ट नंबर 1 में 7 घंटे इसलिए बैठे रहे कि मैंने अपनी गिरफ्तारी सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी की हिफाजत और अमानत सिर्फ चीफ जस्टिस से मिल सकती है। मैं पुलिस को गिरफ्तारी भी देने के लिए तैयार हूँ। ये वो ताकतवर आदमी था जो फिर इस अदलिया के निज़ाम से, जिसे वाकई हज़रत अली के कॉल के मुताबिक कि एक जुल्म का माशरा तो शायद, एक कुफर का माशरा तो शायद रह सकता है, लेकिन एक जुल्म का, बेइंसाफी का माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही वजह थी कि जब हजरत अली करमुल्लाह वजू ने इराक के गवर्नर अश्तर को ख़त लिखा, बाकी चीज़ें बहुत उन्होंने बयान फरमाई, तो 3 चीज़ें कही। ऐसा काजी ना लगाना जो खौफ ज़दा हो जाए, ऐसा काजी मत लगाना
जो मसलत की आड़ का शिकार हो जाए। ऐसा काजी इस मनसब पे ना लगाना जो कि अपने मफाद को अपने इंसाफ के मफाद से ऊपर और हावी समझ ले। जिस दिन आपको अपने मुल्क में बेखौफ काजी, बग़ैर किसी मसलहत के इंसाफ करने वाले, बग़ैर किसी मफाद को मद्देनज़र रख के इंसाफ करने वाले मिल गए, यकीन मानिए पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्कियों की मंजिलों को छूए। इंसाफ का मकाम किसी भी माशरे में इतना आला, इतने हाई पेडेस्टल पे है कि चर्चिल से मंसूब किया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर गालिबन अभी आखिरी दिनों में थी या ख़त्म हो चुकी थी। खासी डिस्ट्रक्शन इस खित्ते में हुई। चर्चिल से पूछा गया कि क्या यूनाइटेड किंगडम रिस्टोर हो पाएगा? सिंपल जवाब। पूछा कि क्या अदालतें इंसाफ कर रही? बताया गया कि हाँ की। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसाफ से मुंसलिक है किसी माशरे की, किसी मुल्क की एग्जिस्टेंस, उस मुल्क की तरक्की, उस मुल्क की फलाह। और अगर इंसाफ किसी माशरे में नापायद है, कमज़ोर है, तो फिर बेइंसाफ़ी के साथ वो कौमें, वो माशरे जिंदा नहीं रह पाते। मैं बार बार देखता हूँ, सोचता भी रहता हूँ कि हम तरक्की की मनाजिल क्यों नहीं वो तय कर पाए जो दुनिया इस वक्त माशाल्लाह तरक्की पजीर मुल्कों में जो उनकी सफ़ में शामिल है। मैं 5 चीज़ों को रेगुलेट करता हूँ और 5 चीज़ों को, लेकिन आज मेरा फोकस एक चीज़ पे होगा। एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लर्निंग, knowledge. Number 2, great leadership. The leadership like Hazrat Umar Khattab, that is what is needed in our Islamic setup. And third is the rule of law. आप गौर कीजिए कि आपको यहां पे सब कुछ क्यों आसान नजर आता है। आप जब रिटायर होंगे लॉर्ड साहब, जो भी आपका दीगर काम है, तो क्या आपको यहां पे अपनी पेंशन के लिए रिश्वत देना पड़ेगी? क्या 1.5 साल लगेगा आपको अपनी पेंशन के हक के लिए? मेरे मुल्क में एक बीबी है, उसका नाम है खुशहाल बीबी। उसका खामद किसी बैंक का मुलाजिम था, फौत हो गया। कई साल खुशहाल बीबी को अपने पेंशन के कागज बनवाने पे लग गए, और जब उसको पेंशन के कागज मिले तो लॉर्ड साहब पता कितनी पेंशन मुकर्रर हुई? 154 रुपए 57 पैसे। क्योंकि वो रिश्वत दे के तो मुकम्मल पेंशन के जो उसकी इंटाइटलमेंट थी वो नहीं हासिल कर सकती थी, और इस मामले का सुओ मोटो लिया गया। और आज आपके पाकिस्तान में तमाम बैंक्स जो आज प्राइवेटाइज भी हो चुके हैं, उनका मिनिमम पेंशन अमाउंट जो है वो 8,000 हमने कर दिया है, जो कि इंक्रीज होगा 5% हर साल के बाद। आपको पता है कि आपके मुल्क में भैंसों को टीके लगा के तो दूध ज्यादा हासिल किया जाता है, और उन टीकों का बुरा असर क्या है? वो हमारी बच्चियों के हार्मोनल सिस्टम्स को खराब कर देते। चंद रुपयों की खातिर, क्या आपको पता है कि हमने किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत नहीं, बल्कि एक जुडिशल ऑर्डर के तहत वो टीके पाकिस्तान में बैन कर दी। आपको पता है कि एक स्टंट जो हार्ट में पड़ता है, और गरीब आदमी और एक काबिल इस्तात सभी को ये बीमारी अब बड़ी लाहक होनी शुरू हो गई है,
उसके स्टंट की कीमत हमने कितनी रेगुलेट करके कितनी कम कर दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए पे स्टंट डलता है और सिर्फ डॉक्टर साहब की फीस उसके अलावा वो स्टंट जो कि 4 लाख, पौने 4 लाख, 4.5 लाख में पड़ता था, 1 लाख रुपए में। सर आपको पता है कि आपके मुल्क में बेशुमार दवाइयां जो कि लोगों को मुफ्त फराहम की जानी हुकूमत की ड्यूटी थी, उसमें 1764 दवाइयां आपके हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही थी, इसलिए कि गालिबन उन दवाई कंपनियों ने उन लोगों को जिन्होंने उस दवाई को पास करना है महकमे में बैठ के, वो पैसे नहीं दिए और वो कई माह से दवाइयों की जो एनालिसिस है और उनका पास होना है वो पेंडिंग था। लॉर्ड साहब 3 हफ्ते में हमने वो तमाम जो पेंडिंग मैटर्स थे वो क्लियर करवा दिए। आपके हाउस जॉब करने वाले बच्चे जो डॉक्टर्स, यहाँ पे बेशुमार डॉक्टर्स भी बैठे होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल से जब वो तालीम हासिल करके आते हैं तो कहा जाता है कि जी आप हाउस जॉब तो कर सकते हैं लेकिन वॉलंटरी होगा। 1 साल का हाउस जॉब वो बेचारे मुफ्त में करते थे। आई हैव गिवन अ डायरेक्शन दैट जितना हाउस जॉब अमाउंट जो है वो मिल रहा है सरकारी किसी अस्पताल से, सरकारी कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद एक डॉक्टर को, उतना ही उनको मिले। आपको पता है मोहतरम कि मेरे मुल्क में प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट कॉलेजेस में जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी फ़ी 6,40,000 रुपए थी। ये स्टैंडर्डाइज्ड फ़ी थी जो PMDC, पाकिस्तान एंड मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मुकर्रर फरमाई। लेकिन मेरे बच्चों से कितने पैसे लिए जा रहे थे? 34 लाख, 24 लाख, 23 लाख, 22 लाख। मैंने 726 मिलियन रुपए 3 महीनों में रिकवर करके मैंने उन माँ बाप को ये पैसे वापस किए। आपको पता है कि मेरा चिकन जो हम खाते हैं, जो यहाँ पे बहुत इस्तेमाल किया जाता है, मुज़र सेहत था। मैंने उसके सर एनालिसिस करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फीड के एनालिसिस करवाए और जो कमियां खामियां थी वो ठीक की। और आज जो आपको चिकन मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो स्टीरॉइड्स उसको कंपलसरी दिए जाते थे वो नहीं मिल रहे। जो नज़ला ज़ुकाम की दवाई जो उसको कंपलसरी दी जाती थी वो नहीं उसको दी जाती, रेगुलेटेड फॉर्म पे। जो एंटीबायोटिक उसको दिया जा रहा था जो कि बगैर किसी बीमारी के आप भी कंज्यूम कर रहे थे, अब वो नहीं है। और मुझे सनद दी है 5 लोगों ने जो टॉप क्लास डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री हैं कि जी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है इन कफासतों से ये पाक। मैंने एनालिसिस करवाए हैं सर पानी के, और जो एक्सपर्ट हैं मोतबर, उन्होंने आके बताया कि सर जो आज हमें पानी मिल रहा है 55 रुपए की 1.5 लीटर की बोतल, उसमें और कुएं के पानी में कोई फर्क नहीं। और जो लोग 20 लाख गैलन पानी रोज का एक्सट्रैक्ट करके ये पानी की बोतलें बेच रहे हैं, आपको पता है हमशीरा कि वो क्या दे रहे थे पानी की पैसे? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे का 1/4 1 लीटर के तौर पे वो सरकार को पे कर रहे थे पानी एक्सट्रैक्ट करने का 55 रुपए की बोतल पे। आज हमने उस पे हुकूमत को कहा और पहले स्टेप के तौर पे, चलिए मुझे अभी भी वो कम लगते हैं,
₹1 पर लीटर हमने टैक्स या वाटर रेट लगाया है। वो वाटर रेट नहीं जो कि ज़लज़ले के पैसों की तरह या सैलाब में आई हुई इमदाद की तरह कहीं और चला जाएगा, बल्कि ये ₹1 एक ऐसे फंड में जाएगा जो फंड आपके पानी के मसाइल को दूर करेगा और इस डैम की कंट्रीब्यूशन में शामिल किया। आपको पता है कि आपके मुल्क में जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी उम्र के बच्चे, उनका लिवर ट्रीटमेंट का कोई सेटअप नहीं। उनकी लिवर की जो ट्रांसप्लांटेशन है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मेरे पास एक डॉक्टर साहबा तशरीफ लाई, शी वर्क्स इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मुझे नाम भी नहीं याद। मेरे घर आ जाते हैं लोग कि जी जज साहब से, चीफ साहब से मिलना है जी, क्या बड़ा एक सोशल काम है जी। आके बताया कि सर मैं रिटायर होने लगी हूँ शायद 1.5 साल में, और मेरे ज़ेरे इलाज इतने सारे बच्चे हैं और इनका ट्रांसप्लांट होना है। इंडिया हमें वीज़ा नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया जाना पड़ता है, चाइना जाना पड़ता है। चाइना ज़्यादा महंगा है, वहाँ पे लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। इंडिया बहरहाल हमें वीज़ा नहीं दे रहा। मैंने कहा जी फिर? उन्होंने कहा जी आपकी वसासत से यहाँ पे कोई सेटअप क्रिएट करना मुमकिन है। मैंने कहा बेटा मुझे ये बताइए कि कितने दिन में ये आप समझती हैं कि पाकिस्तान में अगर कुछ सिलसिला क्रिएट किया जाए तो आप ऑपरेट करवा सकेंगी या हो सकेगा पॉसिबल? उन्होंने जी कम से कम 3 महीने लगेंगे। मैंने कहा 3 महीने तो बहुत दूर का वक्त है। मुझे अगले महीने, ये नवंबर की बात है, अगले महीने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पहला ऑपरेशन अपने मुल्क में अपने बच्चे का चाहिए। और फिर देखिए कि एहसान किसने किया। जब हमने वर्किंग शुरू की तो किसने एहसान किया? और मेरे एक ओवरसीज पाकिस्तानी प्यारे ने, कोई डॉक्टर खालिद हैं, बर्मिंघम में रहते हैं, खालिद साहब कोई बर्मिंघम में है, वो लिवर का ट्रीट करते हैं। मैंने रात उनको कहीं से नंबर, वो खुशी से, वो इतने माशाल्लाह एक्सूबरेंट थे, जब फ़ोन किया कहते जी आप चीफ जस्टिस से खुद बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं ही कर रहा हूँ। नहीं आप मुझे बताए कि चीफ जस्टिस साहब भी है ना? मैं कहा मैं ही हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया कि भाई मुझे किसी ने बताया कि आप लिवर का ट्रांसप्लांट करते हैं, आप मेहरबानी करके अगले माह आखिरी हफ्ते में मेरे किसी एक बच्चे को ज़िंदगी देने के लिए, रब की हाथ में ज़िंदगी मौत तो उसके हाथ में है, कोशिश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। ही वॉज ओवरजॉयड। ये है मेरा पाकिस्तानी डिस्पोरा का एहसान। सर मैं खुद भूल गया हूं कि मैंने कितने सुओ मोटो ली। मैं खुद भूल गया हूं उन बेवाओं के नाम, उन बेवाओं के मुकदमात जिनमें उनको इंसाफ मिला है, एक एक दिन में मिला है। मेरे कई गवाह यहाँ पे मौजूद हैं, ये साइकोफेंट नहीं है, ये गवाह मौजूद है यहाँ पे जो उस कचहरी में बैठे। यानी मिसाल के तौर पे एक बेवा आती, सुबह 7 बजे के, पता चला 7 बजे से बाहर वो सड़क पे बैठी हुई है, मुंतज़र है कि मैंने चीफ से मिलना है। रात 7 बजे उनकी बारी आती है, कामों में मसरूफ़ था, तो आके कहती हैं कि जी मुझे अपने माँ बाप के विरासत में से कुछ नहीं मिला। मैंने कहा जी क्यों? कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। मैं को गुनाह किया था? कहती नहीं 2 गवाह मौजूद थे, लेकिन वालिदैन नाराज जरूर रहे, फौत हो गए, और अब भाई ने सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, और भाई मेरा काबिले हैसियत आदमी, मेरा खासा हिस्सा बनता है। मैंने कहा बुला लेते हैं आपके भाई को अगले हफ्ते। वो भाई तशरीफ ले आए। उनसे पूछा वही बात कि जी इन्होंने तो हमारी मर्जी के बगैर शादी की थी। मैंने कहा जी वालिदैन ने कुछ तरके में छोड़ा था? कहते हैं जी छोड़ा था। उसका कोई हिसाब किताब मुझे दे दें। वो जी वो हिसाब किताब तो मतलब ज़रा थोड़ा सा उनमें मिजाज में कोई था कि जी आप कौन होते हैं मुझसे मेरा हिसाब किताब पूछने वाले। तो मेरे पास जी FIA के दोस्त भी वहाँ पे रोज़ अदालत में बैठे होते हैं, FIA के भी। तो मैंने उनसे कहा कि जी अगले हफ्ते इनके सारे रिटर्न्स और प्रॉपर्टीज़ जो इन्होंने बनाई हैं वो ज़रा हिसाब किताब आप मुझे अगले हफ्ते दे दीजिए।
चलिए केस एडजर्न हो गया। वो शाम को जब हम हिसाब किताब करते हैं कि आज दिन में हमने क्या किया, तो मेरा जो ह्यूमन राइट का डायरेक्टर है वो आया और उसने आगे मुझे बताया कि सर वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बीबी का काम हो गया। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे कि जी भाई ने 1 करोड़ रुपया और एक उसके दामाद के लिए ये हाईलैक्स हमारे वहाँ पे डाले होते हैं जिसमें सामान ढोते हैं ताकि वो उससे अपनी रोटी रिस्क कमा सके। मैं ये आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। एक बीबी जिसने शादी की और उसका खामद उसके घर पे आके आबाद हो गया अपनी पिछले 2 बच्चों के साथ। जब खामद की डेथ हुई तो उन पिछले बच्चों ने कब्जा कर लिया घर पे और कहा बीबी तू तो बाहर, तेरा अब इस पे कोई हक नहीं। उस अदालत में आई और समी इब्राहिम साहब नेक्स्ट वीक जो मैंने कहा कि इसका कब्जा दो, तो वो आई और वो रोते हुए तकरीबन गिरने लगी थी। मैंने कहा बीबी अब क्या हुआ है? क्या अब मैं खुशी से खड़ी नहीं हो पा रही। उस वक्त मैं दुख से खड़ी नहीं हो सकती थी, अब मैं खुशी से, मैं अपने घर पे 60 साल के बाद गई हूं। और यकीन मानिए मैं जो मिसालें आपको दे रहा हूं मैं इसका खुद गवाह हूं और मैं इनका जवाब दे हूं। इसकी आप तस्दीक करना चाहें करके मैं आपके कटहरे में हूँगा अगर मैंने इसमें कोई मुबालगा अकीदी से काम लिया। मैंने KPK में जाके मेंटल असाइलम की वो हालत देखी है जहां पे शायद हम अपने पेट्स का इलाज नहीं करवाते। चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे मेरे साथ इस वक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी किसी के पास नंबर है, पूछिए कि जब मैंने उसे कहा ये क्या है, कहता है सर हॉरेबल कंडीशंस, नॉट लिविंग कंडीशंस। मेंटल जो अजाइलम है लाहौर का, वहां पे जाके मैंने किचन में जाके प्याज निकाला, हाथ से निचोड़ा, लॉट्स ऑफ पानी निकल रहा था। और ये वो प्याज है जो हम अपने मेंटली सिक लोगों को फराहम करते। दुख की बात तो ये कि वहां पे दवाइयां जैली, जिस अस्पताल जाता हूं वहां से लिफाफे में दवाइयां इकट्ठी करता फिर रहा हूं कि आके मैं उनको टेस्ट करवाऊं, ये मुझे पता चले कि ये जैली। ये किसका काम है? ये तो रेगुलेटरी बॉडीज का काम है, ये तो सरकार का काम है। मुझे कोई शौक नहीं था जाती प्रोजेक्शन, शायद मेरा शौक नहीं है। मैं तो बुक्कल मार के, वो बाबा इशफाक का बाबा अपना तस्वुर लेके बैठा हूं जो बुक्कल मार के किसी को कर्ज दे के किसी की मदद करके भी वो ये नहीं बताता कि मैंने मदद की है, इसलिए कि वो चाहता ही नहीं कि उसकी प्रोजेक्शन हो। मैं तो बिल्कुल उस आदमी की तरह अपने घोंसले पे घर पे बैठ के ये सारी खिदमत करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा। सर, बिलीव यू मी इफ यू बिलीव अ वर्ड व्हाट आई एम सेइंग, आई हैड नेवर वर्कड to be a populist judge in Pakistan. I had never been to... उनको खुराक मुयस्सर नहीं आनी चाहिए। वहां पे जाके देखिए, कहते कि जी हमने इतने वहां पे ये पानी के साफ सुथरे वो लगा दिए हैं, प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं, लेकिन पानी आज भी वहां पे मुयस्सर नहीं। आपको पता है कि आपके मुल्क में आपके ब्यूरोक्रेट जिनको किसी भी वजह से उनको नवाजा जाना था, तो एक अफसर, जरा गौर कीजिए, जिसकी आम तनख्वाह 1,20,000 रुपए थी, जब उसे किसी प्रोजेक्ट के लिए लगाया गया तो उसकी तनख्वाह 14,50,000 रुपए कर दी गई और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अलहदा, और 2 गाड़ियां बुलेट प्रूफ वो उससे एज दी। अब मुझे ये बताइए कि ये माशरे के इंसाफ हैं? ये टैक्स पेयर की मनी की यूटिलाइजेशन प्रॉपर है? अगर ये हालात थे तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स जिनके बारे में 3 जगहों पे, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, गो आप बड़े प्यार से सुन रहे, 3 जगहों पे आइन में इसका जिक्र है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझते हैं कि प्रियम्बल एज ए लेजिस्लेटर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट, उसका क्या मतलब? प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी
ऑफ द स्टेट, और स्टेट में सुप्रीम कोर्ट भी और अदलिया भी शामिल है, टू सिक्योर एंड इंश्योर द राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसके आर्टिकल 199 में लिखा है कि हाई कोर्ट को इख्तियार नहीं, उसकी ड्यूटी है, डिस्क्रेशन नहीं, उसकी ऑब्लिगेशन है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनको फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्स करे और दे। आर्टिकल 184(3) में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्लिगेशन है कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स तो मुहैया किए जाएं। अब सर, राइट टू लाइफ सबसे प्रिमोडियल है। मैं याम कहा करता हूं कि जरा गौर कीजिए कि ये जमीन क्यों यूनिक है। गौर कीजिए इसके बारे में। सिर्फ एक वजह से यूनिवर्स में, पूरी कायनात में सिर्फ इसलिए यूनिक, मुनफरिद है कि यहां पे जिंदगी, अगर जिंदगी ना होती, या तो ये आग का शोला होता, किसी और जमीन का सूरज होता, या ये प्लेनेट होता, बैरन प्लेनेट होता, लेकिन इसीलिए ये अहम है कि यहां पे जिंदगी है, सिर्फ इंसानों की नहीं, चिंद, परिंद, हवान, आपके दरख्त, ये सब। और ये जिंदगी किस से मुंसलिक है? ये जिंदगी पानी से मुंसलिक। हयात, जिंदगी, ये पानी है। कुरान पाक पे भी, अहादीस पे भी। सबसे बड़ा सदका जारिया, जब सबसे बड़ा दुनिया में अखुवत का मुजाहरा किया गया, मक्का से मदीना जब हिजरत हुई तो आधा आधा सब कुछ बांट लिया दूसरे भाइयों को जो हिजरत करके आए थे, लेकिन पानी की मुश्किल हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, है कोई जो सदका जारिया पानी? तो यहूदियों का एक कुआं था जिसकी बेशुमार कीमत उन्होंने लगाई, और हजरत उस्मान गनी ने सबसे पहले पैसे दे के कुआं लेके और खैरात किया और मुसलमानों को पानी मुहैया किया। ये है पानी की अहमियत। ये हदीस है कि दरिया पे आप बैठे हैं या नहर पे या किसी चश्मे पे, तो पानी वुजू करते भी इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि ज़ाया ना हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और सर, जब मैंने ये पानी के बारे में सोचा, कि कराची से सोचा, क्योंकि कराची में पानी लोगों को टैंकरों पे जाता है, टैंकर भर के। कभी 7,000 का टैंकर है, कभी वही 10 का भी हो जाता है। उनको आम नलके से पानी नहीं मिलता, भांडे मांजने के लिए भी नहीं, फर्श धोने के लिए भी नहीं। और पानी हयात है। आप पता किया कि पानी क्यों नहीं मिल रहा? माफियाज हैं जी, हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं लेकिन पानी बेच रहे हैं, नहरें सूखी पड़ी हैं, झीलों, जिस झील से ये पानी कराची को मुहैया होता है, उसके वो रास्तों पे रुकावट है, बंद बांध दिए गए बड़ों ने, इसलिए कि वो पानी अपनी फसलों को लगाना चाहते थे। लॉर्ड साहब, मेरे एक अपॉइंटेड एक्स जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने मेरे सामने खड़े होके वो बंद वहां से तोड़े हैं, जिसकी वजह से उन झीलों में पानी आना शुरू हुआ है, जिससे ये पानी अल्टीमेटली कराची को फराहम। मैं फिर ये सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ एक एग्जाम्पल पे आपको बताना चाह रहा हूं कि ना सिर्फ मैं खुद कच्चे के इलाके पे 5-5 घंटे की ड्राइव करके उन जगहों को देखने के लिए गया हूं, बल्कि मेरी बीवी भी साथ गई। ये है पानी की अहमियत जिंदा रहने के लिए। ये खुराक, ये सारी, ये पानी जो हमें जिंदा रखता है, और ये रिसोर्स हमारी डिप्लीट होती चली जाए, श्रिंक होती चली जा रही। मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा कि और बहुत सारी चीजें पैदा कर लेंगे आने वाले वक्तों में। शायद हम ये आर्टिफिशियल हार्ट भी अभी तो बन गया है, इसको भी इतना बेहतर कर लें कि बहुत देर तक ये आर्टिफिशियल हार्ट इंसान को जिंदा रख सके। लेकिन आज तक किसी ने फार्मूला तो बना लिया है H2O,
लेकिन पानी बनाने की कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई कि जिससे एक दरिया बन सके या जिससे एक नहर बन सके या जिससे एक नाला भी बन सके। और आपका पानी श्रिंक हो रहा है, ग्लेशियर्स आपके कम होते चले जा रहे हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके नतीजे में जो आपका चंद सेंटीमीटर एक ग्लेशियर पिघलता था, वो आज कई इंच एक बरस में पिघलना शुरू हो गया। आपकी मौसम की तब्दीली की वजह से जहां पे बारिश जिन इलाकों में होती थी सैलाब कर देती थी, आपकी बारिशें कम होनी शुरू हो गई। आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो हमने इतना इस्तेमाल कर लिया है कि मुझे याद है कि बचपन में हम मस्जिद में खूह आप जानते हैं, कुआं, या गांव में किसी के। चीफ जस्टिस साकिब निसार लंदन में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारी ये ट्रांसमिशन इसी हवाले से थी, फंड रेजिंग ट्रांसमिशन। 92 न्यूज़ ने पहले भी हम इस कैंपेन का हिस्सा बनते रहें और आइंदा भी इसे अपने फ़र्ज़, इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझकर हम पूरा करते रहेंगे। डैम बनाना है, हमें पाकिस्तान बचाना है, इसको जहन में रखिए और बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। के लिए कुछ करना चाहिए। लोग अपनी नस्लों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। मुझे खालिद कल चेक कर रहा था कि जी आप तारीख का वो वाक़या गलत बयान कर जाते हैं। खालिद एम्परर कौन था? बाबर और हुमायूं का किस्सा मैं आमतौर पे कहा करता। हुमायूं बीमार हो गए, बाबर को तजवीज़ किया गया, बहुत सारे हुक्मा ने, अल्टीमेट ये हुआ जी, मुख्तसर ये कि अगर आप इसके चारपाई के गिर्द इतने चक्कर काट लेंगे तो हुमायूं की जिंदगी बच जाएगी, लेकिन बादशाह सलामत शायद आप नहीं बचेंगे। ये है मोहब्बत अपनी पोस्टेरिटी के लिए कि बाप ने अपने बेटे के लिए चक्कर काटे। हुमायूं तो बच गया, लेकिन द एम्परर ही पास्ड अवे। दिस इज द लव, दिस इज द इश्क विच यू नीड टू डेवलप विद योर पोस्टेरिटी। और ये इश्क ही है जो आपको अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को बचाने के लिए आपको एक हिम्मत और ताकत देगा। आज पानी आपकी नस्ल की हयात है, इसे जितना आप कंजर्व करें इतना अहम है। जितना आपको कम यूटिलाइज करें या मैनेज करके यूटिलाइज करें, ये भी आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हमने पानी के ज़खायर के बारे में देखा तो पता चला कि जी ये तो कालाबाग डैम फॉर एग्जाम्पल was conceived in the year 1956. Why was it not made? Till date it is not. Leave apart कि जी आज ये चार भाई इस पे मुत्तफिक नहीं है और मुत्तफिक होने चाहिए, और हम इंशाल्लाह ताला एक दिन इस कंसेंसस पे होंगे कि चारों भाई मुत्तफिक। लेकिन जो गैर मुतनाज़िया जो डैम थे वो क्यों नहीं बने? हर दफ़ा बजट में पैसे आपने रखे, हर दफ़ा फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स उसकी बनती रही, नए से नए डिज़ाइंस आप बना के रखते चले गए। 40 साल से क्यों नहीं बनाए? क्या ये मुजरिमाना गफलत नहीं है? मुझे इसका जवाब पता था। मुझे और भी बहुत हकायक पता है जो कि स्टेट सीक्रेट्स है, मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन कल एक छोटा सा मुझे इस हकीकत का पता चला जब कुछ लोगों ने यहाँ खड़े होकर कहा मैनचेस्टर में नो डैम ऑन रिवर इंडस। व्हाई? रिवर इंडस बिलोंग्स टू अस अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। We have been negligent till date for not making a dam over there. But now, inshallah ta'ala, उसके इंच पे डैम बनना चाहिए। And we damn care for anybody who would say that we should not have a dam. This is the direction. This is the direction of the Supreme Court of Pakistan, the apex court of the country. And I'm grateful to the government
of today, that they have joined hands with the Supreme Court. I am indebted to the people of my country, my overseas brothers and sisters. Those have made this not only a slogan, it's become a part of the campaign. एक तहरीक की शक्ल हासिल कर गई है, और वो कैसे? जब एक 5 साल चीफ जस्टिस साकिब निसार लंदन में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब कर रहे थे। हमारी ये ट्रांसमिशन इसी हवाले से थी, फंड रेजिंग ट्रांसमिशन। 92 न्यूज़ ने पहले भी हम इस कैंपेन का हिस्सा बनते रहे और आइंदा भी इसे अपने फ़र्ज़, इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझकर हम पूरा करते रहेंगे। डैम बनाना है, हमें पाकिस्तान बचाना है, इसको जहन में रखिए और बढ़ चढ़ कर इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।